स्टूडेंट्स, अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था कि डिफरेंशिएशन सब स्टूडेंट्स के लिए एक नया टॉपिक है, वैसे ही इंटीग्रेशन भी सारे स्टूडेंट्स के लिए नया टॉपिक है और वो इतना इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है। जैसे कि आप लोग स्टैंडर्ड 9th में पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको वर्क डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट मिल सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक ग्राफ कंसीडर कर रहे हैं कि जहाँ पे फोर्स कांस्टेंट तरीके से लग रहा है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। इस फोर्स की वजह से मैं किसी ऑब्जेक्ट को x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक डिस्प्लेस कर रहा हूँ। अब जब भी मैंने उसको x इक्वल टू ए से b तक डिस्प्लेस किया, उसके ऊपर फोर्स लगा F, तो अब मुझे ये फाइंड करना है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को a से b तक डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क का इक्वेशन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इस ग्राफ पे से मुझे वर्क निकालना है तो मैं क्या करूँगा, तो ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है फोर्स की, उसके अंदर जितना एरिया कवर हो रहा है वो हम अगर कैलकुलेट कर लें तो हमें वर्क डन बाय दिस फोर्स टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मिल जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालें, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है और रेक्टेंगल के एरिया का इक्वेशन होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो डायरेक्टली हम एरिया निकाल सकते हैं और एरिया के ऊपर से वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पे तो फोर्स कांस्टेंट था, लेकिन अगर हम कोई ऐसे कंडीशंस देखें कि जहाँ पे फोर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशंस में वर्क डन कैसे फाइंड करें। यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट को ए से बी तक डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो फाइंड करने के लिए मुझे इस कर्व के अंदर जो एरिया है वो फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर का जो एरिया है वो तो डिफाइनाइट शेप नहीं है, मतलब कि स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। अदरवाइज हम क्या करते, डायरेक्टली उसका इक्वेशन लगा के एरिया फाइंड कर लेते। लेकिन यहाँ पे तो अनइवन शेप है, तो इसका एरिया कैसे निकालें। तो ऐसी कंडीशंस में इसका एरिया निकालने के लिए इस पूरे पार्ट्स को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड करना पड़ता है। लेट्स सपोज मैं इस पूरे एरिया को n जितनी छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देता हूँ। अब स्ट्रिप्स में डिवाइड करने से क्या होगा, लेट्स सपोज मैंने एक स्ट्रिप यहाँ पे ड्रॉ की हुई है जो मैंने n स्ट्रिप में उसको डिवाइड किया हुआ है, उसमें से कोई एक स्ट्रिप ले रहा हूँ, i नंबर की स्ट्रिप है वो। तो मैं देख सकता हूँ कि इस स्ट्रिप के लिए फोर्स की वैल्यू नियरली कांस्टेंट जैसा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, ये लेंथ, तो इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो मैं लगा सकता हूँ लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस तरह से हम सभी स्ट्रिप का एरिया निकाल सकते हैं। फिर सबका एडिशन करेंगे तो मुझे इस पार्ट का पूरा एरिया मिल सकता है। लेट्स सपोज इस ith स्ट्रिप की एरिया कितना होगा, द एरिया ऑफ द ith स्ट्रिप, तो उसको मैं अगर डेल्टा ए आई बोलूँ तो वो हो जाएगा फोर्स एट एक्स आई, मतलब इस पॉइंट पे फोर्स एफ एक्स आई इंटू ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ, मुझे एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई तक डिस्प्लेसमेंट होना है, तो उसका डिफरेंस मिलेगा फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट मीन्स एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1। इसको मैं डेल्टा एक्स बोल सकता हूँ। तो इस तरह से एक स्ट्रिप का एरिया मिल गया। ऐसे सभी स्ट्रिप का एरिया फाइंड करके सबका एडिशन करेंगे तो मुझे टोटल एरिया अंडर दिस कर्व मिल सकता है। तो टोटल एरिया का इक्वेशन A इक्वल टू सिग्मा समेशन I इक्वल टू 1 टू n, मतलब फर्स्ट से लेके लास्ट स्ट्रिप का सबका एरिया एडिशन, डेल्टा ए आई वैल्यू रखेंगे f ऑफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हो गए, सबका कुछ इस तरह से एरिया निकालना, सबका एडिशन करना थोड़ा टफ हो जाएगा।
तो ऐसी कंडीशन में इंटीग्रेशन का यूज होता है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम ये जो एलिमेंट्स है, स्ट्रिप्स है, उसको एज पॉसिबल एज स्मॉल लेंगे, जिससे कि हम डेल्टा को डी लिख सके। अब जैसे ही हम डेल्टा को डी लिखेंगे, इस एडिशन को, सिग्मा को हम इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, ए से बी तक, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, फोर्स का फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करना वो समझ लेते हैं। लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स जो कि हमारा फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन होता है जी ऑफ एक्स, ऐसा मान लें। तो इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होगा स्टूडेंट्स, ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, बीच में माइनस की साइन, उसके बाद लोअर लिमिट। लिमिट हम जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे होंगे उसकी जगह पे रखेंगे। मतलब यहाँ पे जी ऑफ एक्स आंसर मिला है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो पहले एक्स की जगह बी लिखेंगे, मतलब जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के दो टाइप्स है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन एंड इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन ऐसा इंटीग्रेशन है जिसमें इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, मतलब उसकी लिमिट्स ऑलरेडी दी हुई हो, जैसे कि ये। और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन वो ऐसा इंटीग्रेशन है जहाँ पे आपको कोई भी लिमिट नहीं दी होती है। हम जब एग्जांपल्स देखेंगे इंटीग्रेशन के, तब डिफाइनाइट इंटीग्रेशन एंड इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन दोनों देखेंगे। अब हम इंटीग्रेशंस के कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं जो आप सभी लोगों को याद रखना है। फर्स्ट है एक्स रेज टू एन, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका फॉर्मूला है, जो भी पावर है पावर में ऐड करो, जो टोटल पावर आ रही है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पीछे कोई कांस्टेंट आता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्लस सी। एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स सपोज एक्स रेज टू 4 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पावर में ऐड, जो भी टोटल पावर है वो नीचे, तो हो जाएगा एक्स रेज टू 4 प्लस वन डिवाइड बाई 4 प्लस वन, दैट मीन्स एक्स रेज टू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस सी जो कांस्टेंट है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हो जाता है ln x। ln x कोई नया टर्म नहीं है, ln x वो लॉग ही है, वो ऐसा लॉग है जिसका बेस e है, तो इसको मैं ऐसा भी मान सकता हूँ log e बेस x। कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x वो x ही होता है। मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे कोई नंबर हो 1 2 3 4 या फिर कोई भी x के अलावा कोई भी टर्म है, तो उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट इनटू x आंसर मिलेगा। साइन x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है माइनस कॉस x। कॉस x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है साइन x। e रेज टू x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है e रेज टू x। तो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशंस आप लोगों को याद रखना है। अब हम इंटीग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंटीग्रेशन के इक्वेशंस याद है तो आप कोई भी एग्जाम्पल बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स रेज टू माइनस 3/2 का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप देख सकते हैं कि ये एक्स रेज टू एन जैसा टर्म है। एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन का इक्वेशन था, जो एन पावर है उसमें एक ऐड करो, जो भी टोटल पावर हो रही है उसको डिनोमिनेटर में रख दो। तो इसके लिए हो जाएगा एक्स रेज टू माइनस 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 3/2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा -2 एक्स रेज टू माइनस 1/2। एग्जाम्पल नंबर 2, फंक्शन दिया हुआ है 3x² प्लस 5x, जिसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन दोनों टर्म्स को सेपरेटली दे देते हैं। तो इंटीग्रेशन 3x², जहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन x² dx प्लस 5x के इंटीग्रेशन में 5 को इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, 5 इंटीग्रेशन x dx। फिर से सेम एक्स रेज टू एन वाला टर्म है, तो उसका इक्वेशन होगा
पावर में एक ऐड, जो भी टोटल पावर आ रही है उसको डिनोमिनेटर में, तो 3x⁻² + 1 मतलब 3/3 प्लस 5x⁻1 + 1 मतलब 2/2। तो फाइनल आंसर है x⁻³ + 5/2 x²। एग्जाम्पल नंबर 3, 7 का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे कि हम जानते हैं 7 कांस्टेंट वैल्यू है, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 है, और 1 को हम लिख सकते हैं x⁻0। जब भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे 7 कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, तो x⁻0 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड, टोटल पावर है वो डिनोमिनेटर में, मतलब x⁻0 + 1 / 0 + 1। तो इसका आंसर हो गया 7x। एग्जाम्पल नंबर 4, फंक्शन दिया हुआ है x + sin x + 1/x², जिसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन तीनों टर्म्स को सेपरेट दे देते हैं, तो इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x² dx। लेकिन यहाँ पे x² डिनोमिनेटर में है, अगर मुझे उसको न्यूमरेटर में लाना है तो वो हो जाएगा x⁻² dx। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में x⁻n वाला फॉर्मूला लगेगा, और sin x का तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाता है। चलो फर्स्ट की पावर में एक ऐड, मतलब 1 + 1 x⁻²/2 प्लस sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x प्लस x⁻² - 2 + 1 / -2 + 1, दैट मीन्स x⁻⁻1 / -1। x⁻⁻1 को हम 1/x लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा x²/2 - cos x - 1/x। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल है वो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का है, मतलब यहाँ पे हमें ऑलरेडी लिमिट दे दी होती है। फंक्शन दिया हुआ है x² + 3x + 5, जिसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन की लिमिट है 2 to 4। तो सबसे पहले तो इसका जिस तरह से हम बेसिक इंटीग्रेशन करते हैं वही करेंगे। x⁻² का x⁻³ प्लस 3x का हो जाएगा x²/2 प्लस 5x। अपर लिमिट है 4, लोअर लिमिट है 2। सबसे पहले तो जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे, मतलब 4 रखेंगे, बीच में माइनस साइन। उसके बाद जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे लोअर लिमिट रखेंगे, मतलब कि 2। वैल्यू रखते हैं x⁻³ मतलब 4⁻3 64/3 प्लस 3x² मतलब 4² 60 / 2 थाई प्लस 5 × 4 माइनस 2�3 8/3 प्लस 3 × x² मतलब 2² / 2 4/2 प्लस 5 × 2। सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिल रहा है 140/3। एग्जाम्पल नंबर 6, फंक्शन दिया हुआ है x³ प्लस 1/x प्लस e⁻x। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन सब टर्म्स को हम सेपरेट दे देंगे, इंटीग्रेशन x³ dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। x⁻³ का इंटीग्रेशन x4/4, 1/x का इंटीग्रेशन ln x मतलब log e⁻x प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x। एग्जाम्पल नंबर 7, फंक्शन है x⁻1/2 प्लस x⁻−5/7, जिसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों x⁻n टर्म वाले फॉर्मूला है, तो पावर में एक ऐड, टोटल पावर डिनोमिनेटर में, तो x⁻1/2 + 1 / 1/2 + 1 प्लस x⁻−5/7 + 1 / -5/7 + 1। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो फाइनल आंसर मिल रहा है 2/3 x⁻3/2 प्लस 7/2 x⁻2/7। एग्जाम्पल नंबर 8, sin x प्लस cos x प्लस x⁻4। ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस sin x,
x⁴ पावर में एक ऐड, टोटल पावर डिनोमिनेटर में, x⁵ डिवाइड बाई 5। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर आपको इंटीग्रेशंस के सारे फॉर्मूलास याद है तो कोई भी एग्जाम्पल बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।